बच्चों से संवाद कर पाना कई बार माता पिता के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री देश के कोने कोने में बच्चे के दिल में जगह बनाने की कोशिश करे और उसे जीत भी ले, तो इसे आप मिसाल कह सकते हैं। आजादी के बाद से चाचा नेहरू बच्चों के कानों में गूंजते रहे हैं। इस कड़ी में एक नया नाम जुड़ता दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी का। लेकिन मोदी एक आम राजनेता नहीं है, संवाद भी बनाया, मन भी जीता और भविष्य का वोटर भी अपने पाले में कर लिया। हम किसी की शादी होती थी तो चले जाते और लोग शादी में खड़े होते हैं तो कोई भी दो लोग खड़े हैं, कोई लेडी एंड जेंट्स, तो उनके पीछे कपड़े पकड़ के स्टेपलर लगा देते हैं। फिर भाग जाते थे। आप कल्पना कर सकते हो क्या होता होगा वहां। अब कर रहा हूं कि नहीं पिक्चर। बस करो, तुमने चिड़ियाओं का कहा था, कितनी चिड़ियाएं दुनिया में, हजारों लाखों किस्म की, कितनी चिड़ियाओं को तुम पहचानते हो? उनकी आवाज सुन के बता दो, देखो ये कोयल बोली या ये बोला ये वो बोला। हाँ, बहुत पहचाना। तो ये 40 साल का फर्क है जहां दो राजनेता बच्चों के दिलों में इस तरह से पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी बच्चों के बीच पहुंचे, उनके सवालों का पूरा जवाब भी दिया और इसके साथ साथ अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताने का चाशनी में घोलकर एक नया तरीका भी ढूंढ लिया। देखिए, मैं टास्क मास्टर तो हूं, मैं काम खुद भी बहुत करता हूं और काम खूब लेता भी हूं और समय पे काम हो इसका आग्रही भी। और शायद मैं इतना डिसिप्लिन न होता और मैंने शायद खुद से भी इतना ही काम लिया है। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए तो सब रिलैक्सेशन रखता हूं और औरों के लिए सारे बंधन डालता हूं, ऐसा नहीं है। और इसलिए मैंने 15 अगस्त को सार्वजनिक रूप से हमारे सरकारी अफसरों को कहा था, अगर आप 11 घंटे काम करेंगे तो मैं 12 घंटे को तैयार हूं, अगर आप 12 घंटे काम करते तो मैं 13 घंटे काम करने को तैयार हूं। तो उस रूप में मैं काम करता हूं। बाकी तो मैं नहीं जानता हूं, अगर तुम्हारी स्कूल के जो हेडमास्टर हैं वो अच्छे हैं और मुझे उस रूप में देखती हो तो आई एम थैंक यू फॉर यू। मेरा भी बड़ा आग्रह रहता है कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे बल दिया जाए। और आज जो हम ये जो गर्ल चाइल्ड के लिए टॉयलेट बनाने के पीछे में लगा हूं, क्यों? मेरे ध्यान में ऐसा आया था कि बालिका स्कूल जाती है, तीसरी चौथी कक्षा में आते ही स्कूल छोड़ देती है। पता चला क्यों छोड़ देती है, तो ध्यान में आता था कि बेटियों के लिए अलग टॉयलेट न होने के कारण उसको वहां कंफर्ट नहीं रहता था और उसके कारण पढ़ना छोड़ देती थी। इतनी छोटी सी चीज अगर किसी ने पहले ध्यान दिया होता तो शायद स्थिति और होती। हमारी आदतें बदल गई हैं, हमारी आदतें बिगड़ गई हैं और उसके कारण पूरे पर्यावरण का हमने नुकसान किया है। अगर हम बदल जाएं तो वो तो बदलने के लिए तैयार ही है। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था रखी है कि संतुलन तुरंत हो जाता है, लेकिन अगर उसकी पहली शर्त है मनुष्य प्रकृति से संघर्ष न करे, मनुष्य प्रकृति से प्रेम करे, पानी हो, वायु हो, पौधे हो, हर एक के साथ। और इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में तो पौधे को परमात्मा कहा गया, नदी को माता कहा गया, लेकिन जब से हम ये भूल गए तो गंगा भी मैली हो गई। बात चाहे गंगा सफाई योजना की हो या फिर स्किल डेवलपमेंट की या अपने टॉयलेट स्कीम की, नरेंद्र मोदी ने बच्चों के जवाब में अपनी सरकार की उपलब्धियां कुछ इस तरीके से चाशनी में लपेटकर परोसने की कोशिश की कि अगर खुदा खास्ते आपको डायबिटीज भी होता तो इसे खाने में आप परहेज ना करते। लेकिन प्रधानमंत्री से बात कर पाना देश के बच्चों के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है। बच्चे, अभिभावक और शिक्षक हर किसी ने लंबी चौड़ी तैयारियां की थी।
सवाल की लिस्ट बनाई गई थी, रिहर्सल किया गया था, सवाल याद किए गए थे। जाहिर सी बात है, सवालों में हर किसी की मेहनत दिख रही थी। महोदय, आपको हमारे जैसे छात्रों से बातचीत से क्या लाभ मिलता है? लाभ मिलता होता तो मैं नहीं आता। क्योंकि वो लोग ज्यादा मुसीबत में होते हैं जो लाभ के लिए काम करते हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं कि आज पूरा दिन टीवी हमारे देश के इन बाल मित्रों ने ऑक्यूपाई कर लिया। ये अच्छा है, ये अपने अच्छा है। और मैं मानता हूं यही मेरे लिए सबसे बड़ा लाभ हुआ है। Sir, how can I become a Prime Minister of India, sir? 2024 के चुनाव की तैयारी करो। और इसका मतलब ये होगा कि तब तक मुझे कोई खतरा नहीं है। आपके विद्यार्थी काल में आप और आपके दोस्तों ने स्कूल में जो शरारतें की थी, क्या सर आपको वह याद है? हम किसी की शादी होती थी तो चले जाते थे और लोग शादी में खड़े होते हैं तो कोई भी दो लोग खड़े हैं, कोई लेडी एंड जेंट्स, तो उनके पीछे कपड़े पकड़ के स्टेपलर लगा देते हैं। फिर भाग जाते थे। आप कल्पना कर सकते हो क्या होता होगा वहां। सर, आपके जीवन में किसका सबसे अधिक योगदान रहा है? आपके अनुभवों का या आपके शिक्षकों का? बड़ा तिकलिक सवाल है। आपकी शिक्षा संस्कार कैसे हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपका अनुभव कैसे काम आता है। जैसे मान लीजिए कोई पिक पॉकेटर, आप बस में जा रहे हो और जेब काट लिया, पैसे ले गया, अभी आपका अनुभव हुआ। अगर आपकी शिक्षा सही नहीं है, संस्कार सही नहीं, तो आपको विचार यह आएगा, अच्छा देखो बिना मेहनत वो तो रुपये कमा लिया, चलिए मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ूं। हंसते हंसाते ही सही, नरेंद्र मोदी ने बच्चों के जरिए अपनी बातें सामने रख दी और यह भी सुनिश्चित कर लिया कि 2024 तक उनके लिए कोई मैदान में नहीं खड़ा हो रहा। आज का बच्चा कल का वोटर। राजनीति में बीज आज बोई जाती है और फसल 10 साल बाद काटी जाती है। आजादी से पहले ही आरएसएस अपनी विचारधारा को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाता रहा। आरएसएस के प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी इस कला में पारंगत हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज बच्चा बच्चा मोदी मोदी नहीं जप रहा होता। पीएम बनने से पहले अपनी रैलियों में नरेंद्र मोदी ने जीत की झलक देखी। चुनाव बीत चुका है, लेकिन 5 साल बाद फिर चुनाव होगा, उसके बाद अगला चुनाव। पीएम मोदी की नजर उन्हीं आने वाले चुनावों पर टिकी है। राजनीति में मोदी का तजुर्बा कई लोगों से कम हो सकता है, लेकिन उनकी सियासी समझ पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। मोदी दूर का दांव लगाते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या टीचर्स डे पर बच्चों के बीच धाक जमाकर मोदी अपनी पार्टी का भविष्य सुरक्षित कर देना चाहते हैं? मोदी चाहे कितने ही विकास की बातें कर ले, पर सियासत तो वोट बैंक से ही होनी है और आज की सियासत कल भी चलती रहे, इसके लिए वोट तो जरूरी है। चल रहा है यूट्यूब पर देखिए, छोटे बच्चों की वीडियो लगे हुए आजकल यूट्यूब पर। छोटे बच्चे, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, अभी तो मम्मी मुश्किल से बोलता है, वो पापा मुश्किल से बोलता है, लेकिन अब की बार 2 साल का बच्चा भी बोलता है। वो 18 का हो जाएगा तो क्या होगा? ये फौज अभी से तैयार हो रही है। इसी को कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। तो क्या नरेंद्र मोदी ने भी आने वाले चुनाव का गणित लगा लिया है? क्या वो बखूबी जानते हैं कि ये बच्चे फिलहाल सियासत के दांवपेच से भले ही नासमझ हो, लेकिन बड़े होकर यही उनका वोट बैंक बनेंगे? Sir, how can I become a Prime Minister of India, sir? - 2024 के चुनाव की तैयारी करो। और इसका मतलब ये होगा कि तब तक मुझे कोई खतरा नहीं है।
आखिर क्यों मोदी अभी से इन बच्चों को 2024 की चुनाव की याद दिला रहे हैं? क्या अभी से ही वो अपना वोट बैंक मजबूत कर लेना चाहते हैं? क्या वो इन बच्चों के दिलों में अभी से अपनी अमिट छाप छोड़ देना चाहते हैं? एक ऐसी छाप कि कल चुनाव हो तो ये बच्चे मोदी मोदी ही ना करें बल्कि उनकी जीत भी सुनिश्चित कर दें। टीम न्यूज नेशन। राजनीति की ऐसी कला है जहां हर मोहरे की चाल हर खिलाड़ी जानता है। चाचा नेहरू से आगे बढ़ते बच्चों के दोस्त बने नरेंद्र मोदी की पहुंच को हजम कर पाना विपक्षी दलों के लिए आसान नहीं है और इस विरोध में सभी पार्टियां, बुरा मत मानिएगा, एकदम एक साथ है। आज के जो बच्चे हैं वो कल के संचालक होंगे, वोटर भी होंगे। ये कोई बात ऐसी नहीं है जो साधारण व्यक्ति को समझ में ना आए, लेकिन क्या लक्ष्य बात करने का वो है? और अगर लक्ष्य बात करने का वो है तो बड़ा दुख का विषय है। भविष्य अगर मानकर उनसे बात की है तो मैं समझता हूं उसका स्वागत है। उनको वोटर मान के अगर बात की है, भविष्य भारत का, उनका नहीं, लेकिन अपना भविष्य मान के बात की है तो मैं समझता हूं बड़ी संकोचित सोच है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने अपने दल में फांसीवादी एक जो मुहिम है उसको शुरू कर दिया है और उनके प्रतिद्वंदी सबको उन्होंने विध्वंस करके अपना नेतृत्व का जो आसपास जो जगह में सिर्फ अपने लोगों को बैठाया है, उसी तरीके से काम के बुनियाद पर मन में प्रवेश करने का जगह को छोड़ करके ये लफ्जों और शब्दों का चयन करके बच्चों का मन में दखल देने की जो कोशिश है, ये कोशिश की शुरुआत है। और ये जो फांसीवादी ताकतें हैं, इसी तरीके से वो लोग अपने शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए और वापस आकर चर्चा करेंगे क्या दिल्ली वालों को सरकार मिलेगी, अंदर की बात क्या है, बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का हिसाब देने आए हैं। ये गाना फिल्म आंधी में था और फिल्म बनी थी इंदिरा गांधी के ऊपर एक व्यंग के तौर पर, लेकिन आज ये गाना उनके पौत्र यानी कि राहुल गांधी पर कितनी सटीक बैठती है, इसे हम क्या कहें। अमेठी की जनता पूछ रही है। देखिए किस तरीके से राहुल गांधी की जबरदस्त हूटिंग हुई है। राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमेठी में ऐसी तस्वीरें आपने शायद ही पहले कभी देखी हो। अमेठी के मुंशीगंज में गेस्ट हाउस के बाहर जमा ये किसान राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। राहुल गांधी मुर्दाबाद। दरअसल ये किसान अपनी समस्याओं को लेकर राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, लेकिन जब इनकी मांग नहीं मानी गई तो नाराजगी प्रदर्शन में बदल गई। इन किसानों का कहना था कि ना तो उन्हें खेती के लिए जरूरी बिजली मिल रही है और ना ही अपने सांसद की सांसद निधि से पैसा, जिससे नाराज किसानों ने सड़क जाम करने और आगे भी प्रदर्शन जारी रखने की धमकी दे डाली। यहाँ के सांसद हुए हैं तो अब इनका धन नेता डकैतों के पास न जाकर के किसानों के लिए है, अन्यथा नहीं तो दोबारा फिर इनकी दुर्दशा। लगातार हम ऐसे बवाल करते रहेंगे, किसानों की नहीं सुनेंगे। हम गरीब किसान हैं, किसको अपनी बात बताएंगे। राहुल गांधी की हालत देखकर लगता है कि मानो वक्त उनके साथ नहीं है। पार्टी के अंदर नेतृत्व पर सवाल उठते हैं और संसदीय क्षेत्र में उन्हें मुर्दाबाद जैसे नारों का सामना करना पड़ता है। अमेठी से पप्पू पांडे, न्यूज नेशन। दिल्ली वालों को सरकार मिलेगी क्या? दिल्ली में सरकार बनाने की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज होती दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ सियासत भी। खबर आई है कि सरकार गठन को लेकर एलजी ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेज दी है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गए हैं। सवाल कई हैं, क्या सरकार बनाने के लिए वाकई में एक शिद्दत कोशिश की जा रही है? दूसरा बड़ा और अहम सवाल यह है कि सरकार बने या न बने, क्या राजनीतिक दलों को वाकई में फर्क पड़ता है? लगता तो नहीं है। करीब 200 से भी ज्यादा दिनों से दिल्ली वाले बगैर किसी सरकार के हैं। राष्ट्रपति शासन की वजह से दिल्ली वालों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। पुरानी योजनाएं ठंडे बस्ते में हैं। अधिकारी नीतिगत मसलों पर फैसला लेने से बच रहे हैं, लेकिन इसकी फिक्र मानो किसी को नहीं। आम लोगों के हितों की बात करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे ही दिल्ली बगैर सरकार के चलती रही, लेकिन बहुमत न होने से वो भी खामोश रहे और उनकी पार्टी भी। अब उपराज्यपाल की ओर से रिपोर्ट भेजने की खबर आई है तो अचानक बीजेपी नेताओं के चेहरे खिल गए हैं।
नेचुरली उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। हम सबसे जिम्मेवार दल हैं, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है दिल्ली की जनता को जिम्मेदारी से जवाब देना, उनके बारे में सोचना, और उसका एनालिसिस करके हम सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। दिल्ली की इस मजबूरी के लिए आम आदमी पार्टी भी कम जिम्मेदार नहीं नजर आती। आपने पहले सरकार बनाई, फिर सरकार गिरा भी दी, लोकसभा चुनाव बीता तो फिर सरकार बनाने की कोशिशें करती नजर आई, लेकिन नाकाम रही। इस बीच जब भी बीजेपी की ओर से दिल्ली में सरकार गठन की बात उठती है, आपके नेता हमलावर हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने थैलियां खोल दी हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये वो फ्रस्ट्रेशन है कि ये बैक डोर से, पिछले दरवाजे से लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपना एजेंट बना के ये अब सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो निहायत निंदनीय है, संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस के पास ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है। आपको समर्थन देकर वो देख चुकी है और बीजेपी को समर्थन नहीं देना उसकी सियासी मजबूरी है, तो वो दोनों पर हमलावर है। ये अलग बात है कि विधायक चाहे जिस भी पार्टी का हो, अपने भत्ते लेने से किसी को इनकार नहीं, लेकिन इस सारी सियासत पर एक सवाल तो खड़ा हो ही जाता है कि आखिर दिल्ली वालों की फिक्र किसे है? क्या ये सुविधा की सियासत नहीं कि जब मन आए सरकार बन जाए और जब मन आए चुनाव करा दिए जाएं? क्या वाकई इन राजनेताओं को दिल्ली वालों की फिक्र सता रही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट की सरकार बनाने की डेडलाइन को लेकर पूछे गए सवाल पर यह सारी सरगर्मी तेज हुई है? दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। वास्तविकता यह है कि दिल्ली में सरकार बना पाना बिल्कुल असंभव जैसी स्थिति है। आइए हम आपको समझाते हैं आंकड़ों के जरिए कि इसे कैसे संभव करने की राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, जिसमें से मौजूदा सीटें जिस पर विधायक है वो हैं 67। इन 67 सीटों में से स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि 3 विधायक सांसद बन चुके हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री देख रहे हैं, प्रवेश शर्मा और रमेश विधोड़ी सांसद बन चुके हैं। ये 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, जो कि अब खाली हो चुकी है। अंकगणित के हिसाब से जो आंकड़ा बनता दिख रहा है, जब तक कि आम आदमी पार्टी के विधायक या फिर कांग्रेस के विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में आकर खड़े नहीं होते हैं, तब तक दिल्ली में सरकार नहीं बनती। और जिस तरीके का डिफेक्शन लॉ है, उसके हिसाब से ऐसा हो पाना असंभव सी स्थिति है। यानी कि दिल्ली में सरकार बन पाए, ये विकल्प न के बराबर है। चुनाव के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। चलिए, नेशन वे में आज के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के साथ हाजिर होते हैं सोमवार को।